राजीव अभी भी उस लेटर के साथ वहां खड़ा हुआ अपने आप से सवाल कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लेटर आखिर किसने उसे भेजा है, पर शायद उस सवाल का जवाब राजीव के मन में आ रहा था। तब उसने कुछ सोचा और वो जल्दी से अपने घर के अंदर चला गया। आयशा ने राजीव को देखा और वो भी उसके पीछे चल दी। राजीव अपने कमरे में गया और वहां पर रखे बैग के बीच कुछ ढूंढने लगा। आयशा उसे देखकर इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो करना क्या चाहता है। लेकिन तभी राजीव ने सूटकेस में से एक ब्लैक कलर का हैंडबैग निकाला और फिर जल्दी से उसका सारा सामान नीचे जमीन पर फैला दिया। आयशा ने देखा कि उस बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक नाइफ और एक हैंड पिस्टल गिरी, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। ये सब क्या है राजीव? ये गन क्यों है तुम्हारे पास? क्या करने की तैयारी कर रहे हो तुम? चुप रहो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, राजीव ने चिढ़कर कहा और फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ढूंढने लगा। फिर उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ पेपर उठाए और वो कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी आयशा ने अपना हाथ स्ट्रेच करके उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? मुझे जवाब दो। वो गन अभी भी जमीन पर पड़ी है। अगर प्रिया या ऋषि आ गए और उन्होंने देख ली तो क्या जवाब दोगे तुम? बोल देना कि खेलने की बंदूक है। अब हटो मेरे रास्ते से। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्यों तुम मुझे कभी भी एक प्रॉपर जवाब नहीं देते हो? यहाँ हम क्यों आए हैं? क्यों ऐसी जगह आने का फैसला तुमने एक ही दिन में ले लिया? अब तुम जॉब के लिए क्या करोगे? और ये गन तुम्हारे पास क्यों है? ये सब बातें कब बताओगे मुझे? जब मुझे टाइम मिलेगा। बार बार ये सवाल पूछकर मुझे बोर मत करो। एटलीस्ट कोई काम अगर नहीं संभाल सकती तो बोल दो, वरना मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब जाने दो। राजीव ने आयशा के हाथ को झटका दिया और वो कमरे से बाहर निकल गया। आयशा अभी भी राजीव की तरफ ही देख रही थी। ये वो राजीव नहीं था जिसे वो जानती थी। थोड़े टाइम पहले से ही वो बदला बदला लग रहा है, पर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब बस राजीव ही दे सकता था। पर अभी राजीव सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड था, उस लेटर के ओनर के बारे में पता करना। वो कमरे से निकलकर डायरेक्ट अपनी कार में गया और उसे लॉक कर लिया। वहां बैठकर उसने उन डॉक्यूमेंट्स को खोला जिनमें इसी तरह के और भी हैंड रिटन लेटर्स थे। राजीव अपने लेटर को उन सब से कंपेयर करने लगा। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी इससे मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये किसी नए आदमी ने लिखा है। आखिर कौन होगा इस बार और क्या चाहिए इसे मुझसे? उन लेटर्स के बारे में सोच सोचकर राजीव परेशान हो गया और पिछले 10 साल में उसकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में सोचने लगा। राजीव का वही रोज का एक जैसा रूटीन, उठना, बैंक जाना, काम करना, घर आना और इसे ही रिपीट करना। उसे ऐसा लगने लगा जैसे जिंदगी का पूरा रोमांच ही खत्म हो गया है। लेकिन तब आयशा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और टेस्ट में आया कि वो ट्विंस हैं। राजीव खुश हुआ क्योंकि तब थोड़ी एक्साइटमेंट उसे अपने बच्चों से मिलने की थी। पर फिर जब ऋषि और प्रिया पैदा हुए तो पता चला कि ऋषि के राइट लेग में प्रॉब्लम है और वो ढंग से चल नहीं सकता। पहले राजीव मानता नहीं था, लेकिन ऐसा सच में होता है कि माँ बाप अपने बच्चों से हर कंडीशन में प्यार करते हैं और राजीव ने भी ऋषि को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। टाइम बीता, बच्चे बड़े हो गए। आयशा और राजीव के रिलेशन ऊपर नीचे होने लगे और इसी बीच उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे करके उसे चलने में, बोलने में और यहाँ तक कि कोई भी काम करने में प्रॉब्लम होगी और बस तब उसका सहारा कोई भी नहीं बन पाएगा। मैंने कई बार इस बीमारी का इलाज ढूंढा पर मुझे कुछ नहीं मिला। हर जगह बस एक डिसअपॉइंटमेंट मिला और धीरे धीरे करके मेरे सारे पैसे खत्म हो रहे थे। लेकिन फिर मैंने उन लोगों के सामने हाथ फैलाए जो कभी मुझे अपना दोस्त कहते थे और इसलिए उन्होंने मुझे उधार दे भी दिए। पर मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? आखिर कौन संभालेगा इन सबको? जब ये सवाल सताने लगा तो मैंने सोच लिया कि मैं अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं और मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं।
लेकिन अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगा और उनका फ्यूचर सिक्योर करके ही जाऊंगा। राजीव के चेहरे पर एक स्माइल थी जो उसके डेडिकेशन को बता रही थी। वो अपने परिवार के लिए हर हद पार कर सकता था और ये बात उसे पूरी दुनिया को बतानी थी। तब वो सामने की तरफ देखने लगा और उसने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है जो लगातार उसके घर की तरफ ही देख रहा था। राजीव ने उसे कभी नहीं देखा था और उसे डाउट हुआ कि शायद ये वही आदमी है जिसने उसे लेटर भेजा था और ये लिखा था कि वो कुछ ही देर में आने वाला है। तब राजीव के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई और उसने नए लेटर के अलावा सारे लेटर्स को कार के कबर्ड में रखा और बाहर निकल गया। उस आदमी ने राजीव को अपनी ओर आता हुआ नहीं देखा, लेकिन राजीव ने जाते हुए ही उसकी कॉलर पकड़ ली। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे मुझसे और मेरे परिवार से? ये लेटर क्यों भेजा तूने? अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ। मुझे जानता नहीं है तू, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। ये लेटर से डरने वालों में से मत समझना मुझे। तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, सबको मैंने अकेले ही संभाला है। अच्छा, अकेले ही संभालना है? तो फिर इंदौर से भागकर यहाँ पर क्यों आए हो तुम? तब कहाँ गई थी तुम्हारी ये बहादुरी? या फिर ये बहादुरी बस यहाँ आने के बाद आई है? कैसे पता तुझे कि मैं इंदौर से भागकर आया हूँ? मुझे बहुत सारी बातें पता है राजीव मेहरा की। तुम कौन सी बैंक में काम करते हो, कहाँ लंच करते हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते थे, कौन उनकी टीचर थी, और तुम्हारी वाइफ आयशा की भी हिस्ट्री निकाल ली है मैंने। कहो तो वो भी बताऊं? उस आदमी की इन सारी बातों को सुनकर राजीव हैरान था और इसी हैरानी में उसने उस आदमी की कॉलर छोड़ दी। तब वो आदमी अपने कपड़े सही करके स्माइल के साथ बस राजीव को ही देखने लगा, जो डरा हुआ लग रहा था। क्या हो गया? डर गया? तू कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है। जैसा तू दिखता है, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे, रोज देखता हूँ। बैठे रहते हैं मेरे सामने, रोते हैं, साहब हमने चोरी नहीं की, हमने मर्डर नहीं किया, और सबकी होशियारी एक बार में ही निकल जाती है। मर्डर? चोरी? आखिर हो कौन तुम? मैं हूँ इंस्पेक्टर विजय दीक्षित। इंदौर से आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये लेटर तुम्हें किसने लिखा और क्यों तुमने इतना ज्ञान मुझे बांट दिया, मुझे ये नहीं पता, पर इतना पता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अगर कल गाड़ी चलाते वक्त तुम इस चीज पर ध्यान देते कि क्यों वो ब्लैक कार सिर्फ तुम्हारे पीछे ही आ रही है और क्यों वो सिर्फ वहीं रुक रही है जहां तुम रुक रहे हो, तो शायद तुम पहले ही मुझे देख चुके होते। पर तुम एक बेवकूफ हो और इस बात को अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया। इतना कहकर इंस्पेक्टर विनय हंसने लगा और राजीव को अब चिंता होने लगी थी। एक पुलिस ऑफिसर का उसे फॉलो करना और यहां तक आना, यही शो करता है कि राजीव जिस चीज से भाग रहा था वो पॉसिबल नहीं है और जल्द ही उसे अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। इस चीज को सोचकर राजीव घबरा गया। तब विनय ने उसे देखा। इतना मत डर, मैं अभी तुझे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है और ये जानना है कि बैंक मैनेजर के नाम पर जो तूने 4 करोड़ गायब किए हैं वो कहाँ है? कहीं वो तू अपने साथ यहाँ तो लेकर नहीं आ गया? अगर ये तू नहीं बताएगा तो मुझे मजबूरन तेरे परिवार से बात करनी पड़ेगी। हे, मेरी फैमिली से दूर रहना, तू समझा? तू मुझे अरेस्ट करने आया तो वो कर, लेकिन तुझे कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि पैसे कहाँ हैं। मेरा परिवार इस बारे में कुछ नहीं जानता है, पर अगर तूने ज्यादा चालाकी दिखाकर उन्हें कुछ भी करने की कोशिश की तो बता रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुझसे बुरा कोई नहीं होगा? ये धमकी किसी और को देना। मैं एक पुलिस वाला हूं, अगर चाहूं तो यही चीजों को खत्म कर सकता हूं। विनय ने इतना कहकर अपने शर्ट के पीछे से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। राजीव उसे देखकर डर गया, पर फिर भी उसे अपनी हिम्मत और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना था। उसे अच्छे से पता था कि अगर वो विनय के सामने अपने आप को वीक साबित कर देगा तो विनय उसका पूरा फायदा उठा लेगा और फिर राजीव अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। राजीव गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर गया था और चाहता था कि अभी वो विनय को जान से मार दे, लेकिन इतनी ही देर में विनय ने अपनी गन उठाकर राजीव के सिर पर तान दी। राजीव अब बस विनय की आंखों में ही देख रहा था और इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया था
कि कब आयशा, प्रिया और ऋषि बाहर आ गए और उन दोनों को उस तरह देख रहे हैं। विनय ने अभी भी अपनी गन राजीव के सर पर तान रखी थी और वो उसे शूट करने के लिए तैयार था। राजीव को विनय के चेहरे पर स्माइल देखकर समझ आ रहा था कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है और वो राजीव को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन उन दोनों को ही ये नहीं पता था कि राजीव की फैमिली उन्हें देख रही थी। आयशा उस सीन को देखकर हैरान थी, लेकिन साथ ही खड़े हुए ऋषि और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। डैड! ऋषि ने चिल्लाया और तब राजीव और विनय ने पहली बार उनकी तरफ देखा। राजीव की हार्ट बीट तेज हो गई थी, लेकिन अब उसे किसी भी तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। तब उसने विनय की गन को नीचे किया। अरे ऋषि, चिंता मत करो, मैं और अंकल तो बस मजाक कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद मिले हैं ना, तो इसलिए ऐसे फन कर रहे हैं। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूं। आयशा, इन्हें अंदर ले जाओ। लेकिन राजीव की बात को सबने इग्नोर कर दिया और सब बस उस सीन को अपनी आंखों में आंसू के साथ देख रहे थे। तब राजीव को लगा कि उसका प्लान काम नहीं करेगा। चिंता मत कर, मुझे भी बच्चों के सामने तमाशा खड़ा करना पसंद नहीं और ना ही उन पर गलत इंप्रेशन डालना अच्छा लगता है। पर ध्यान रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा और तब तक के लिए तुझे एक हिंट जरूर दूंगा कि तेरी कब्र कोई तेरा अपना खोद रहा है। इतना कहकर विनय ने स्माइल की और फिर वो अपनी गन को अंदर रखकर राजीव के परिवार के पास जाने लगा। लेकिन राजीव का ध्यान बस उस बात पर था जो विनय ने उसे बोली थी। आखिर कौन हो सकता है जो राजीव के साथ गद्दारी कर रहा है? ये सवाल उसे सताने लगा और तब उसने विनय की तरफ देखा जो आयशा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। नमस्कार भाभी जी, बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। उम्मीद है आपकी हेल्थ ठीक होगी। वो क्या है ना कि मैं राजीव से बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, इसलिए एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था। मैं ऋषि और प्रिया के लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। विनय ने अपने शर्ट की पॉकेट में से 2 चॉकलेट्स निकालकर ऋषि और प्रिया को दी, जो अभी भी हैरान थे। बेटा आप डरो मत, मैं अब आता रहूंगा आपसे मिलने के लिए। अब चलता हूं भाभी जी, बाय। विनय ने पलटकर एक बार राजीव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही स्माइल थी और फिर वो पलटकर वहां से चला गया। उसके जाते ही आयशा गुस्से से राजीव की तरफ देखने लगी। राजीव को समझ आ गया कि अब उसे अपने परिवार को सच बताना ही होगा। यही बात सोचकर वो उनके सामने गया और आयशा के साथ साथ ऋषि और प्रिया को भी अंदर ले गया। सब कंफ्यूजन के साथ उसे देख रहे थे। तब राजीव ने उन तीनों को सोफे पर बैठाया और वो अपने मन में सोचने लगा कि वो इस बात को कैसे कहेगा। डैड, ये कैसा मजाक था? सच बताइए, आपने कुछ किया है क्या? हाँ डैड, मुझे भी वो अंकल सही नहीं लग रहे थे और उनके सामने आपके चेहरे पर भी बहुत डर दिख रहा था। बताइए ना, सच क्या है? सच ये है बेटा कि तुम्हारे डैड ने क्राइम किया है और वो अंकल उसी के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए थे। कुछ बड़ा नहीं है बेटा, जैसे आप क्लास में होमवर्क नहीं करते तो टीचर आपको पनिशमेंट देती है ना, ऐसे ही मैंने भी कुछ किया है। पर वो एक बड़ा इशू नहीं है, तुम दोनों जाओ और अपना रूम जमा लो। राजीव की बात सुनकर ऋषि और प्रिया उठे और अपने रूम में चले गए। उन्हें जाता हुआ देख राजीव ने एक चैन की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि भले ही उसने बच्चों से झूठ बोल दिया जिसे वो समझ नहीं पाए, पर आयशा से वो बच नहीं पाएगा। तब वो उसकी तरफ पलटा जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। आयशा, देखो राजीव, तुमने भले ही बच्चों को कुछ भी बोल दिया और उन्होंने मान लिया, वो कुछ समझते भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम बेवकूफ मत समझो। मुझे पता है कि वो आदमी तुम्हारा दोस्त नहीं था। मैंने उसे पहली बार देखा है, पर उसे हमारे बच्चों का नाम पता है और इसका मतलब ये है कि उसे और भी चीजें पता होंगी।
मैं क्लियरली कह देती हूँ राजीव, अगर तुम्हारी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तुम्हें छोड़कर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। आयशा अपनी बात रखकर घर के अंदर चली गई और राजीव उसे देखता रहा। जब उसने आयशा से शादी की थी तो सोचा था कि वो हर टाइम पर उसका साथ देगी और उसकी बातों को समझेगी, लेकिन अब जब उसने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया तब राजीव को बहुत गुस्सा आया और वो घर से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। कार में बैठते ही राजीव ने उसे स्टार्ट किया और वो रास्ते पर दौड़ने लगी। राजीव को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन इस बात का गुस्सा कि उसके परिवार में उसका कोई साथ नहीं दे रहा और इस चीज की सोच कि आखिर विनय किसकी बात कर रहा था, ये उसके दिमाग को स्ट्रेस से भरने लगी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था। पर फिर उसने कुछ सोचा और एकदम से कार एक साइड में पार्क कर दिया। कार पार्क करके राजीव इन बातों को ही सोचने लगा और तब उसे समझ आया कि अपने स्ट्रेस को खत्म करने का एक ही तरीका है। उसने अपना फोन निकाला और जल्दी से पॉर्न लगाकर वो मैस्टरबेट करने लगा। पूरी गाड़ी उसके हाथ के मूवमेंट से हिल रही थी। धीरे धीरे राजीव और जोश में आता जा रहा था। वो कभी आयशा के बारे में सोचता तो कभी स्क्रीन पर देखता और फिर अपनी आंखों को और भी चौड़ा कर लेता। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कार स्टेबल हो गई और राजीव ने अपना फोन बंद करके स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर टिका लिया। मैस्टरबेट करने के बाद भी उसे कुछ सल्यूशन नहीं दिखा कि वो क्या कर सकता है। उसका स्ट्रेस कम नहीं हुआ था, लेकिन उसका दिमाग काम करना शुरू कर गया था। तब उसे एकदम से कुछ ध्यान आया। उसने कार स्टार्ट की और फिर से अपने रास्ते पर निकल गया। अच्छा हुआ मैंने यहाँ से आने के पहले ही मीनाक्षी के बारे में सब पता कर लिया था। अब सिर्फ वही है जो मदद कर सकती है। राजीव के चेहरे पर स्माइल थी और तब उसने अपनी कार की स्पीड को और बढ़ा लिया और कुछ ही देर में वो ग्रैंड इमर्शन होटल के सामने रुक गया। वो हिमाचल का सबसे बड़ा होटल था जिसकी मालिक थी मीनाक्षी सिंघानिया। मीनाक्षी देश की उन बड़ी हस्तियों में से थी जिसका आना जाना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और फॉरेनर्स के साथ लगा रहता था। हर कोई मीनाक्षी को जानता था, लेकिन मीनाक्षी का एक ऐसा सीक्रेट भी था जो सिर्फ राजीव को ही पता था। इस बात को अपने मन में रखकर वो कॉन्फिडेंस के साथ रिसेप्शन पर गया। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे मीनाक्षी सिंघानिया से मिलना है। सर, क्या आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है? नहीं। ओह, आई एम सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के मैम आपसे नहीं मिल सकती। अच्छा, तो आप उन तक बस मेरा एक मैसेज पहुंचा दीजिए। उनसे कहिए कि मैं उनसे तोरुलिसा के बारे में बात करना चाहता हूँ। श्योर सर, आप बैठिए, आई कॉल यू व्हेनेवर देयर इज एन अपडेट। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर राजीव वेटिंग एरिया में रिलैक्स्ड होकर बैठ गया। तब उस रिसेप्शनिस्ट ने अपना फोन उठाकर मीनाक्षी की असिस्टेंट को राजीव का मैसेज पहुंचा दिया। राजीव इंतजार कर रहा था और तभी उसने देखा कि लिफ्ट में से 2 बॉडीगार्ड्स निकले और सीधा रिसेप्शन की तरफ गए और रिसेप्शनिस्ट ने राजीव की तरफ इशारा किया। तब वो बॉडीगार्ड्स राजीव के पास आए। सर, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इट्स एन इम्पोर्टेंट मैटर। राजीव ने बिल्कुल यही एक्सपेक्ट किया था, इसलिए वो आराम से उठा और उन बॉडीगार्ड्स के साथ लिफ्ट में चला गया। मीनाक्षी का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था और जब लिफ्ट खुली तब बॉडीगार्ड्स ने राजीव को वहां छोड़ दिया और वो लिफ्ट में से वापस नीचे चले गए। राजीव ने आसपास देखा कि वो जगह किसी पेंट हाउस से कम नहीं थी और उसकी चमक से वो हैरान था। वहां देश के बड़े बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग्स लटकी हुई थी।
एक बड़ा शैंडलियर था, कुछ स्कल्पचर रखे थे और पूरी जगह में गुलाब की खुशबू आ रही थी। इतनी चमक देखकर पागल मत हो जाना। राजीव ने देखा कि वहां से एक सुंदर सी लड़की आ रही थी जिसने एक ब्लैक ऑफिस सूट पहना था। वो दिखने में अपने 20s की दिख रही थी। वो पहचान गया कि यही मीनाक्षी है। उसके आते ही पेंट हाउस में बहुत ही चेंज आ गया और राजीव को लगा जैसे वो किसी अप्सरा को देख रहा है जो दिखने में बहुत हॉट थी। एक पल के लिए उसे देखकर राजीव का मन डगमगाने लगा था, पर तभी राजीव ने नोटिस किया मीनाक्षी का हाथ जिस पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी को अपने हाथों से पंच मारा है। ब्लड ड्रॉप्स मार्बल के फ्लोर पर गिर रहे थे और राजीव उन्हें ही देख रहा था। मीनाक्षी राजीव के पास नहीं रुकी पर सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपना हाथ साफ करने लगी। राजीव थोड़ा डर गया था कि क्या सच में यहाँ आकर उसने कोई गलती तो नहीं की है, पर उसे पता था कि उसे अपना डर नहीं कॉन्फिडेंस दिखाना है। राजीव ने एक गहरी सांस ली और मीनाक्षी की बात का जवाब देते हुए कहा, चमक तो मैं बस आपकी आंखों में ही देख रहा हूं। पता तो मुझे और भी चीजें हैं मीनाक्षी जी, लेकिन हिमाचल में मिलने वाली स्पेशल टाइप की डोरूलोसा टिम्बर लकड़ी की इलीगल सप्लाइंग के लिए हर कंट्री बस आपसे ही कांटेक्ट करती है। और मैंने भी सोचा कि जब मुझे मुसीबत पड़ी है तो आपसे एक बार फेस टू फेस बात हो ही जाए। गोल गोल बातें मत घुमाओ। अगर इतनी बात पता है तुम्हें तो सीधे टॉपिक पर बात करो और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। आपकी हेल्प ब्लैक को फाइट करने में। जैसे आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रॉब्लम को नहीं आने देती, वैसा ही मुझे भी एक बैकअप चाहिए। अभी मेरे पास 4 करोड़ रुपए इन कैश है, लेकिन वो पूरा मनी ब्लैक है और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उन सारे पैसों को फाइट करने में मेरी मदद करें। और इसमें मेरा क्या फायदा? आपका फायदा ये कि मैं आपका सीक्रेट अपने तक ही रखूंगा और उसके साथ ही अगर आप ये डिक्लेयर कर दें कि मैंने आपकी कंपनी में कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं तो मैं आपकी सप्लाइंग को भी फंडिंग कर दूंगा। इससे मेरा पैसा भी ऑन पेपर वाइट हो जाएगा। तो बताइए क्या कहती हैं आप? क्या इस डील को साइन करके और साथ में बिजनेस करके एक नई फ्रेंडशिप को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं?